टॉपिक नया शुरू करना था, जो एससीआर का पढ़ा दिया था, है ना, एससीआर पढ़ा दिया था। अब हमें शुरू करना है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, एक पढ़े हैं हमने इससे पहले, कौन पढ़े हैं, बीजेटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पीएनपी और एनपीएन वो भी ट्रांजिस्टर थे, तो वो कहलाते हैं, बी का मतलब होता है बाइपोलर, जे का मतलब होता है जंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, और ये वाले होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। बीजेटी के नाम से तो नहीं पढ़ा, लेकिन इस नाम से पढ़े हैं हमने, पीएनपी और एनपीएन। तो ये भी ट्रांजिस्टर है, तो ये भी ट्रांजिस्टर है। कहीं हमें ट्रांजिस्टर की जरूरत है तो जो हमारे पास उपस्थित है उसको हम लगा सकते हैं, चाहे बीजेटी को और चाहे एफईटी को, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, क्या क्या डिफरेंस है वो बता रहे हैं। ये बीजेटी जो है वो कैसा है, बाइपोलर, और ये एफईटी कैसा होता है, ये कौन सा पोलर है, यूनिपोलर। ये एक ध्रुवीय है और ये द्विध्रुवीय है। ऐसा क्यों, क्योंकि बीजेटी में जो करंट का कंट्रोल किया जाता है, इंटर से जो करंट कलेक्टर की तरफ फ्लो हो रही होती है, वो दो चीजों से करंट कंट्रोल करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब जो बैटरी लगाते हैं, पहले वाला फॉरवर्ड में और दूसरा वाला रिवर्स में, उस पर डिपेंड करता है करंट का कम हो ज्यादा होना, और दूसरा जंक्शन की डिप्लीशन लेयर पर भी डिपेंड करता है करंट का कम हो ज्यादा होना। तो बीजेटी में करंट का कंट्रोल दो चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जंक्शन। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और जंक्शन। और इसमें लिखा ही हुआ है केवल किसका इफेक्ट पड़ेगा, फील्ड इफेक्ट। तो इसमें करंट का कंट्रोल केवल किसके द्वारा करा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं, इसमें करंट का कंट्रोल एक ही चीज से किया जाता है, इसलिए ये कहलाती है यूनिपोलर। इसमें करंट का कंट्रोल दो चीजों से किया जाता है, इसलिए ये कहलाती है बाइपोलर। एक कारण और है इसको यूनिपोलर और बाइपोलर कहने का, कि फेट में जो करंट फ्लो होती है वो केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होती है, और इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण फ्लो होती है। बीजेटी में करंट का फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों के कारण होता है, और एफईटी में करंट का फ्लो केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। ठीक, इसलिए हम फेट को कहते हैं यूनिपोलर डिवाइस और बीजेटी को कहते हैं बाइपोलर डिवाइस। ठीक, जैसे बीजेटी में 3 टर्मिनल्स होते हैं, वैसे ही एफईटी में भी 3 ही टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। ठीक, वो भी बनाएंगे जो एफईटी तब बताएंगे। अब एफईटी जो है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इससे, और 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो आज और कल हम 2 दिन में पढ़ा देंगे। उसमें से 13 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये एफईटी जो है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक जेफेट और एक मॉसफेट। जे माने जंक्शन, एफईटी का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इतना बड़ा नाम है इसका। अब चूंकि इसको हम ज्यादा अपने घरों में यूज करते हैं, मॉसफेट को, इन्वर्टर में, स्टेबलाइजर में, सब में जो हमारे घर में लगा हुआ होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी किस पे डिपेंड करता है, मॉसफेट। 6 मॉसफेट लगे होते हैं हमारे घर में एक इन्वर्टर में।
और 100 रुपए का एक आता है। तो जब खराब होता है तो सबसे बड़ी चीज इन्वर्टर में होती है ट्रांसफार्मर, सबसे महंगा। उसके बाद नंबर 2 पे कौन होते हैं, मॉसफेट। बाकी छोटे छोटे 1-1 रुपए वाले पुर्जे लगे होते हैं, कोई डायोड, कोई जीना डायोड, कोई कैपेसिटर, वो सब 1-1 2 रुपए के होते हैं, ये महंगे होते हैं। 600 रुपए के तो यही लगे होते हैं, कम से कम 6। ठीक है, ट्रांसफार्मर के 3 इधर और 3 इधर। खराब होते हैं तो 3 एक लाइन वाले तीनों होते हैं एक साथ, या 6 उड़ेंगे या कम से कम 3 उड़ेंगे। 300 रुपये खर्चा तो है अगर खराब हो गया तो। ठीक है, तो ये मॉसफेट होते हैं हमारे। अब इनको ज्यादा यूज करते हैं तो इनको फिर से हम 2 भागों में बांट देते हैं कि वर्किंग के आधार पर। एक कहलाते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, और एक कहलाते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक, 2 प्रकार के मॉसफेट होते हैं। जेफेट एक ही प्रकार का होता है, मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं उनके काम करने के आधार पर। एक कहलाते हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और एक कहलाते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अब यहां देखो कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन तो इसकी रचना, कार्यविधि और कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, जेफेट की। एक रचना, कार्यविधि और कैरेक्टरिस्टिक किसकी, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की। एक रचना, कार्यविधि और कैरेक्टरिस्टिक किसकी, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। ये तो हो गए 3 लाख क्वेश्चन। ठीक है, तीनों के बारे में पूरा पूरा पढ़ना, इनमें से एक आएगा। ठीक, 2 बनते हैं यहां पर मेन डिफरेंस, अंतर। एक अंतर तो इन्हीं दोनों में, किसमें किसमें, एफईटी और बीजेटी में अंतर, मुख्य अंतर क्या है। और एक जब ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो जेफेट और मॉसफेट में मुख्य अंतर क्या है। तो इन दोनों अंतरों में से एक अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना तुम्हें तैयार कर लो बढ़िया करके, तुम्हारे 10 नंबर से 13 नंबर के बीच में फंस जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। अब हम ये शुरू कर रहे हैं। पहले डिफरेंस बता रहे हैं किसका, एफईटी और बीजेटी को। तभी बीजेटी हट जाएगा यहां से, फिर हम एफईटी के बारे में पढ़ते रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। ठीक, एक तरफ लिख लेंगे हम एफईटी बीजेटी और एक तरफ लिख लेंगे हम एफईटी, या वैसे लिखते जाएंगे, ऐसे बताते जाएंगे नंबर 1 2 3 करके। सबसे पहला अंतर क्या है, बीजेटी इज बाइपोलर एंड एफईटी इज यूनिपोलर डिवाइस। ये अंतर है पहला। बीजेटी एक बाइपोलर डिवाइस होती है और एफईटी एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। नंबर 2, इन बीजेटी द करंट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जंक्शन। बीजेटी में करंट का कंट्रोल इलेक्ट्रिक फील्ड और जंक्शन दोनों से होता है, और एफईटी में द करंट इज कंट्रोल्ड ओनली बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, नंबर 3, इन बीजेटी द करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बीजेटी में करंट दोनों के कारण होती है। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स। एंड in FET the current is due to only
कौन सा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, ये है अंतर। ये तो अंतर तीन हमने तुम्हें भी बताए भी थे, वो तीनों यहां लिख दिए अंतर में। अब नए नए अंतर। फैट आर लेस नॉइजी देन बीजेटी, मतलब कम शोर करने वाले होते हैं। इन्वर्टर हमारा शांत है, उसमें अगर एफईटी की जगह हम क्या लगा दें? बीजेटी, तो इतनी तेज आवाज होगी घर में रुकना मुश्किल हो जाएगा। भर काम तो करेगा इन्वर्टर, इन्वर्टर काम करेगा क्योंकि वो भी ट्रांजिस्टर है और ये भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन हमारा जो इन्वर्टर है वो आवाज ज्यादा करेगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? फैट आर लेस नॉइजी देन बीजेटी। फैट जो है वो बीजेटी की तुलना में कम शोर करने वाले सर्किट होते हैं, इसलिए हम घरों में यूज होने वाले सर्किट में बीजेटी के स्थान पर एफईटी का यूज करते हैं। और क्या खास खास बातें इनकी वजह से घर में एफईटी लगाते हैं? FET has more thermal stability than BJT। मतलब ऐसा है कि इन्वर्टर चल रहा है घर में, वो तो हमेशा अपने लगा है, लगातार चलता चला जा रहा है, तो उसमें लगे हुए कंपोनेंट गर्म भी तो होते हैं, और अगर उसमें क्या लगा हुआ है? बीजेटी, तो वो गर्म होने के बाद जल्दी जल्दी खराब होते रहेंगे, क्योंकि उनकी ताप सहने की क्षमता, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, और इनकी ताप सहने की क्षमता उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होती। फैट हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी देन बीजेटी। ज्यादा देर तक ताप देंगे तो ये भी खराब हो जाएंगे, इसलिए देखा होगा इन्वर्टर में फैन लगा होता है, जो कंपनी वाले इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें पीछे एक पंखा लगा होता है छोटा सा। ठीक, जैसे ही सर्किट पूरा गर्म होता है वो पंखा ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, आवाज आती है सर करके, तो सर करके आवाज आती है, वो पंखा क्या करता है? अंदर वाली चीजों को ठंडा करता है। पंखा लगा हुआ है, उससे हवा जाती है, अंदर सर्किट ठंडा हो जाता है। ठीक, फिर वो पंखा बंद हो जाता है, फिर ये इन्वर्टर काम करना शुरू कर देता है, फिर एक आध घंटे बाद फिर वो पंखा चल जाता है, फिर वो अंदर वाले कंपोनेंट को ठंडा करता है। तो अब कंपनियों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इनके ताप को कम किया जा सके, उसके लिए उसमें ऑटोमेटिक फैन लगा दिया गया है इन्वर्टर में। लेकिन अगर फैन नहीं भी है फिर भी फैट ज्यादा देर तक चलेंगे, इसकी तुलना में बीजेटी की तुलना में। फैट है लो इनपुट इंपीडेंस देन बीजेटी। फैट जो है उनका इनपुट का प्रतिरोध बीजेटी की तुलना में कम होता है। इनपुट पर ही अगर सब कुछ रोक लेंगे तो आउटपुट कहां से मिलेगा? और बीजेटी इनपुट पे ज्यादा रोकता है, आउटपुट कम मिलता है, इसीलिए उससे हमें। लेकिन यहां क्या लगा रहे हैं? एफईटी। तो एफईटी का इनपुट इंपीडेंस जो है वो इनपुट पर कम रोकता है चीजें, इसका मतलब उसका इनपुट का प्रतिरोध बीजेटी की तुलना में कम होता है, इसलिए अच्छा है। नंबर 7, फैट कवर्स लेस एरिया देन बीजेटी। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बीजेटी को लगाएं तो वो लगाने में ज्यादा जगह घेरता है, और फैट जो है वो कम जगह में आ जाता है। तो फैट कवर्स लेस एरिया देन बीजेटी। फैट जो है वो बीजेटी की तुलना में कम एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितनी सारी अच्छाइयां हैं इसमें, यहां से अच्छाइयां शुरू हो गई 4 5 6 7। फैट जो है वो बीजेटी की तुलना में कम शोर करने वाले होते हैं। फैट जो है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बीजेटी की तुलना में ज्यादा होती है। फैट का इनपुट इंपीडेंस बीजेटी की तुलना में कम होता है। ये सब अच्छाइयां हैं। फैट जो है वो बीजेटी की तुलना में कम एरिया घेरता है सर्किट। ठीक, तो कौन अच्छा हुआ? कभी कभी ऐसे बोल लेता है, डिफरेंस नहीं आता है। बताइए बीजेटी और फैट में कौन अच्छा है, उनके कारण बताइए। तुमको ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं था, ये क्वेश्चन इसी के अंदर छुपा हुआ है भाई। ये सब अच्छाइयां ही तो हैं, ये सब अच्छाइयां हैं, इसीलिए हमारा जो है एफईटी सुपर है किसकी तुलना में? बीजेटी की तुलना में।
तो ये क्वेश्चन 7 पॉइंट अगर लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलते हैं, 2.5 नंबर। 3 का होता है, राइटिंग वाइटिंग में ज्यादा नंबर काट के हम लोग 2.5 नंबर दे देते हैं। पहला बीजेटी बाइपोलर है, एफईटी यूनिपोलर है। बीजेटी में करंट का कंट्रोल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और जंक्शन दोनों के द्वारा होता है। एफईटी में करंट का कंट्रोल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है। बीजेटी में करंट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज के लिए से फ्लो होती है। एफईटी में करंट केवल मेजॉरिटी चार्ज के लिए से फ्लो होती है। एफईटी लेस नॉइजी है बीजेटी की तुलना में। एफईटी ज्यादा थर्मल स्टेबल है बीजेटी की तुलना में। एफईटी कम इनपुट इंपीडेंस रखते हैं बीजेटी की तुलना में। एफईटी कम एरिया घेरते हैं बीजेटी की तुलना में। इसलिए बीजेटी जो है वो कम सुपर है और एफईटी मोर सुपीरियर देन द बीजेटी। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जे इफेक्ट, ठीक है, ये क्या होते हैं देखो भाई, ये भी हमारे ट्रांजिस्टर है, अर्थात इसमें भी 3 टर्मिनल्स होंगे, इमिटर, बेस और कलेक्टर की तरह। नाम कुछ और होंगे वो अलग बात है, टर्मिनल 3 ही होंगे। ठीक, कैसे बनाते हैं इसको हम देखो। जेफेट बनाने के लिए, जैसे ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, वैसे जेफेट भी 2 होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। कौन कौन से? एन चैनल और पी चैनल। जैसे हमें एन चैनल बनाना है, एन चैनल जेफेट, तो हम एन टाइप का बड़ा टुकड़ा लेंगे। ठीक है, टाइप बोल दिया हमने, एन टाइप का। और इसमें ऊपर और नीचे से बराबर बराबर मात्रा हम पी टाइप की थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे। यहां अलाइन मेथड के द्वारा इसको गलाया और पी टाइप मिला दिया, ऐसे इधर से गलाया और यहां पी टाइप मिला दिया। ठीक है, तो ये तैयार हो गया हमारा जेफेट। इसमें इधर वाले टर्मिनल को ये कहा जाएगा, जहां से चार्ज कैरियर इसमें प्रवेश करेंगे उसे कहा जाएगा सोर्स। जहां से चार्ज कैरियर निकलेंगे उसे कहा जाएगा ड्रेन। ड्रेन माने क्या होता है? नाली, घर का कूड़ा उड़ा जहां से निकल जाता है। ठीक, और ये जो दोनों किवाड़ों के जैसे हैं, एक किवाड़ इधर एक किवाड़ इधर, तो ये टर्मिनल कहलाता है तुम्हारा गेट, दरवाजा। ठीक है, दरवाजे के 2 हैं ये पल्ले। ठीक है, तो ये बीच वाला जैसे वहां बेस कहलाता था, यहां बीच वाला गेट है। वहां इधर वाला इंटर कहलाता था, यहां इधर वाला सोर्स है। वहां जहां पर आउटपुट मिलता था वो कलेक्टर होता था, इसमें जहां आउटपुट मिलेगा वो ड्रेन है। ठीक है, तो ये तैयार हो गया हमारा जेफेट। जेफेट बनाने के लिए या हम एक एन टाइप या हम एक पी टाइप। ठीक, सेमीकंडक्टर का बड़ा टुकड़ा लेते हैं। जब पी टाइप लिया होगा तो दूसरा प्रकार का कौन सा होगा? एन टाइप। जब एन टाइप का बड़ा टुकड़ा लिया होगा तो दूसरा प्रकार का कौन सा होगा? पी टाइप। इसकी बराबर बराबर मात्रा दूसरे प्रकार के सेमीकंडक्टर की ऊपर और नीचे से ऐड कर देते हैं। ठीक, ऐड करने के बाद हमारा जेफेट तैयार हो जाता है। लेफ्ट साइड के टर्मिनल को सोर्स, राइट साइड के टर्मिनल को ड्रेन और बीच वाले टर्मिनल्स को गेट्स कहा जाता है। ठीक, समझ आई बात? अब ये कौन सा है? ये कौन सा है? चैनल का नामकरण करना है, इसका नामकरण करना है। तो जिस प्रकार का सोर्स होता है, जिस प्रकार का ड्रेन होता है, उसी प्रकार का ये जेफेट होता है। जैसे इसमें सोर्स कौन से प्रकार का है? एन टाइप। ड्रेन कौन से प्रकार का है? एन टाइप। तो इसका नाम हो गया कौन सा? एन चैनल जेफेट। इसमें सोर्स कौन से प्रकार का है? पी प्रकार का। इसमें ड्रेन भी है पी प्रकार का। तो ये हो गया हमारा पी चैनल जेफेट।
तो जिस प्रकार के सोर्स और ड्रेन होते हैं उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। अगर सोर्स और ड्रेन एन टाइप के हैं तो वो एन चैनल बनेगा, सोर्स और ड्रेन पी टाइप के हैं तो वो पी चैनल बनेगा। समझ आ गई तुम्हें? रचना समझ आ गई? कोई दिक्कत? इसके सिंबल देखो कैसे होते हैं। ये तो हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन। इसमें सोर्स और ड्रेन को तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, यहां लिख सकते हो ड्रेन, यहां लिख सकते हो सोर्स, कोई अंतर थोड़ी ना है। जैसा सोर्स है वैसा ही ड्रेन है। ठीक, सोर्स और ड्रेन टर्मिनल को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कौन सा है? एन चैनल, तो ये एरो बीच में लगेगा अंदर की तरफ। अगर ये एरो अंदर की तरफ है तो ये किसका सिंबल है? एन चैनल का। और अगर ये एरो हम बना दें बाहर की तरफ ऐसे, तो ये कौन सा बन जाएगा? पी चैनल। ठीक है, उसमें भी एरो से ही हम व्यक्त करते थे पीएनपी और एनपीएन में। ठीक है, इसमें भी एरो से ही सिंबल व्यक्त करा जा रहा है। अगर एरो अंदर की तरफ है, इन का मतलब एन, ऐसे याद रख लो। एरो इन है तो एन है, एरो आउट है तो। ठीक है, तो ये हो गए जेफेट की रचना और उनकी करेक्ट वो सिंबल। अब इसकी कारकर्दगी, टाइम तो नहीं हुआ अभी? छोटी सी है, वर्किंग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। वर्किंग ऑफ जेफेट समझने के लिए छोटी है लेकिन लिखने के लिए बड़ी है। लिखेंगे हम पूरी बात समझा के, लेकिन समझ में यहाँ 2 लाइनों में आ जाएगी वर्किंग इसकी। देखो कितनी आसान से समझाते हैं। सोर्स से चार्ज कैरियर को यहां पे भेजेंगे तभी तो ड्रेन पे करंट प्राप्त होना शुरू होगी। जब इमिटर से चार्ज कैरियर कलेक्टर पे जाते हैं, यहां कहां जाएंगे? सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो यहां पर हमें इसको फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा। ये एन है, इसको बैटरी के नहीं, सोर्स को फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा। तो एन को किससे जोड़ते हैं? नेगेटिव से। और इधर किससे जोड़ देंगे? पॉजिटिव। और ये वोल्टेज कहलाएगा तुम्हारा बीडीएस। बीडीएस का मतलब ये सोर्स, ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज कौन सा होगा? बीडीएस। ठीक, वो हमने कौन से बाइसिंग में लगा दिया? फॉरवर्ड। अब गेट का भी तो कोई काम होगा। देखो पहले दोनों गेटों को जोड़ दें आपस में, जैसे दोनों गेट एक साथ काम करें। ये दोनों गेटों को हमने तार से जोड़ दिया। अब एक तार हमने ले लिया यहां सोर्स से, ये सोर्स वाला तार को आ रहा है, इससे एक तार काट के इधर निकाला। एक तार ये गेट से आने वाला इधर निकालो और इन दोनों को कर दो रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में करने के लिए पी को बैटरी के नेगेटिव से और जो एन है इसको बैटरी के पॉजिटिव। इस वोल्टेज का नाम क्या होगा? VGS। गेट और सोर्स इन दोनों के बीच लगने वाला वोल्टेज कौन सा है? VGS। ये कौन सी बाइसिंग में है? रिवर्स। और ये कौन सी बाइसिंग में है? फॉरवर्ड। कितना सा वर्किंग का डायग्राम है इसका। जेफेट को वर्क कराने के लिए क्या करना पड़ता है? सोर्स से एक तार, ड्रेन से एक तार। ठीक, सोर्स कौन से प्रकार का है? ड्रेन को हमें नहीं देखना है, सोर्स को हमें फॉरवर्ड करना है। तो सोर्स एन टाइप का है तो फॉरवर्ड करना है, तो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देना है। जोड़ दिया और इस वोल्टेज का नाम रख दिया ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS। अब गेट का भी कोई ना कोई रोल देखना है, क्या काम कर रहा है गेट। तो पहले दोनों गेटों को हमने आपस में जोड़ दिया और फिर एक तार निकाला गेट से, एक तार आ रहा था सोर्स से, इन दोनों के बीच में एक बैटरी और लगा दी रिवर्स बाइसिंग में और वो उसका नाम कर दिया VGS। बस अब इस VDS और VGS पर ही हमारी पूरी वर्किंग हो जाएगी। पहला पॉइंट देख लो जो सरल सा याद करना है तुम्हें। व्हेन VGS इक्वल टू 0, जब हम रिवर्स बाइसिंग में कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, एंड
BDS is applied in कौन सी बाइसिंग में? फॉरवर्ड बाइसिंग। जब BGS 0 होता है, गेट और सोर्स के बीच यहां पर कोई वोल्टेज बैटरी लगी लेकिन उसका वोल्टेज घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, BGS का मान कितना है? 0। या बैटरी खोल भी सकते हैं। और कौन सी बैटरी लगा रहे हो? केवल BDS फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो क्या होगा? ये नेगेटिव है, ये एन चैनल है, इसमें भी चार्ज क्रिएट कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इनमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकतम आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये जुड़ा भी किससे है? नेगेटिव से। तो ये नेगेटिव नेगेटिव को इधर से क्या करेगा? धक्का देगा। और ये कौन है? ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो है तो पूरे में ही नेगेटिव यहां से यहां तक, लेकिन इधर से नेगेटिव को धक्का दिया जाएगा और नेगेटिव यहां पर इकट्ठे होते जाएंगे क्योंकि इधर से उनको खींचा जा रहा है। तो यहां ड्रेन पर करंट प्राप्त होगी, उस करंट का नाम क्या होगा? आई। अर्थात दोनों गेटों के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते से सोर्स के चार्ज कैरियर्स ड्रेन तक पहुंचेंगे और ड्रेन करंट प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। ID starts to increase, ID बढ़ना शुरू हो गई। नंबर 2, ये तो होता ही रहेगा। अब इसका भी तो कोई काम देखना है। When VDS is fixed, अब BDS को बढ़ा रहे थे हम, बढ़ाते बढ़ाते अचानक रोक दो, क्योंकि BDS जितना बढ़ाते जाओगे ID का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब आगे गेट का क्या काम है वो देखने के लिए BDS को हमें बढ़ाने से रोकना पड़ेगा। अर्थात BDS को क्या करना पड़ेगा? फिक्स। अब क्या अप्लाई करोगे? अब दूसरा वाला अप्लाई कर दो। BGS इज अप्लाइड इन कौन सी बाइसिंग? रिवर्स बाइसिंग। BDS को रोक दो और BGS को लगाना शुरू कर दो। तो क्या होगा? देखो, जब रिवर्स बाइसिंग में तुम BGS लगा रहे हो तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है या घटती है? PN जंक्शन में रिवर्स बाइसिंग में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो P और N जंक्शन के बीच जो डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है और करंट कम होती जाती है। यहां देखो, ये P है और ये N है, तो यहीं पे तो बनेगी डिप्लीशन लेयर। ये वाला भाग P है और इसके ऊपर N है, तो यहां पर बनेगी डिप्लीशन लेयर। यही तो बननी होगी। जब तुमने BGS के बीच रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज लगाया है तो इसका मतलब इस डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब गेट, इसका मतलब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया। जब गेट धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया तो इधर के चार्ज कैरियर जो यहां तक आराम से जा रहे थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक। BGS इज अप्लाइड इन रिवर्स बाइसिंग, ID स्टार्ट्स टू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जो बढ़ रही थी वो घटना शुरू हो जाएगी। और अब अगर हम BGS को बहुत ज्यादा देर तक लगा रहने दें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये दोनों गेट बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाएंगे। डिप्लीशन लेयर दोनों की बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाएगी। गेट ही बंद हो गया। अब जब गेट बंद हो गया तो इधर का कोई इलेक्ट्रॉन ड्रेन तक नहीं पहुंचेगा और ड्रेन करंट कितनी मिलेगी? 0। तो वो गेट सोर्स वोल्टेज, इतना गेट सोर्स वोल्टेज जिस पर ID का मान कितना हो जाए? 0, वो वोल्टेज कहलाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? पिंच ऑफ कर दिया इसने। पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा वोल्टेज? BGS की हाई वैल्यू। जब BGS बहुत देर तक लगाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों की डिप्लीशन लेयर अर्थात दोनों के गेट आपस में मिल जाते हैं। सोर्स का कोई चार्ज कैरियर ड्रेन तक नहीं पहुंच पाता और ड्रेन करंट हमारी 0 हो जाती है। पिंच ऑफ वोल्टेज होता है हाई वैल्यू ऑफ BGS एट विच, जिस पर ID का मान कितना हो जाता है? 0। ठीक है, ये वोल्टेज हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। तो ये हो गई इसकी बातें। जेफिट की रचना हो गई और ये 3 पॉइंट याद रखोगे और इसको थ्योरी में बड़ा बड़ा के अपने आप लिखते जाओगे। कैसे लिखोगे?
कि जब सोर्स और ड्रेन के बीच बीडीएस वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में अप्लाई किया जाता है तो फॉरवर्ड बायस में होने के कारण एन चैनल के इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की ओर फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ड्रेन करंट बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो इस पॉइंट को देखो हमने बढ़ा दिया बहुत सारा, 5-6 लाइनों में कर दिया। ऐसे फिर लिखोगे जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज लगातार अप्लाई करते रहते हैं और आईडी की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है तो गेट सोर्स वोल्टेज को इफेक्ट को देखने के लिए, बीजीएस के प्रभाव को देखने के लिए बीडीएस को फिक्स कर दिया जाता है और बीजीएस को रिवर्स बायसिंग में अप्लाई कर दिया जाता है। जब बीजीएस को रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं तो पीएन जंक्शन में बनने वाली डिप्लीशन लेंथ की चौड़ाई बढ़ती है। इस प्रकार चैनल में पी और एन दो जंक्शन जब बनते हैं तो दोनों की चौड़ाई बढ़ती जाती है और जब दोनों की चौड़ाई बढ़ती जाती है तो आईडी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक, फिर लिखोगे नए पैराग्राफ से बीजीएस की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आती है कि एक निश्चित वोल्टेज पर आईडी का मान जो घट रहा था वो घटते घटते अचानक जीरो हो जाता है। तो वो वोल्टेज जिस पर आईडी का मान जीरो हो जाता है वो वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। ठीक, ये तो होगी इसकी बातें। और क्या रह गया इसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी वो देख लो बस फटाफट जल्दी से, पूरा टॉपिक ही हो जाएगा ना। आप थोड़ी सी, कितने बज गए? 50 हो गए, 2 मिनट और रुक जाओ। बहुत जल्दी समझा रहे हैं, देखो फिर कल दोबारा समझा रहे हैं। यहां पर 2 वोल्टेज लगा रहे हैं। पहली बार में कौन लगाया? पहली बार में कौन लगाया? बीडीएस। और आप क्या करिए हमने? आईडी। इन दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ। एक ग्राफ आएगा किसके किसके बीच? एक एक्सिस पे लेंगे हम बीडीएस और एक एक्सिस पे प्राप्त करेंगे हम आईडी। तो ये कहलाती है हमारी सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं सॉरी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी है? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। कब? पहले वाली कंडीशन वाला ग्राफ। बीजीएस को क्या रखा है? जीरो। क्या अप्लाई कर रहे हो? प्राप्त क्या कर रहे हो? तो बीजीएस को जीरो रखते हुए बीडीएस और आईडी के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। डायग्राम बना हुआ होगा, देख लेना इसमें। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले तो। बीडीएस को फिक्स रखते हुए, दूसरी बार में तुमने क्या करा? बीडीएस को क्या रखा? फिक्स। क्या बढ़ा रहे हो? क्या प्राप्त कर रहे हो? एक एक्सिस पर बीजीएस, एक एक्सिस पर आईडी। और मान लिया पहले हमने आईडी को फिक्स किया 10 वोल्ट पर तो ऐसा ग्राफ आया, फिर हमने आईडी को फिक्स किया 20 वोल्ट पर तो ऐसा ग्राफ आया। इस तरीके से अलग अलग ग्राफ हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे और ये कहलाएगा हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बीडीएस और आईडी के बीच खींचा गया ग्राफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और बीजीएस और आईडी के बीच खींचा गया ग्राफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 2 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी के साथ हमारा खत्म हो गया कौन? बस।